टी.एस. एलियट, एक ऐसा नाम जिसने कविता की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पर कैसे? उनके सिद्धांत, जो आज भी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर व्यक्तित्व से पलायन का क्या मतलब था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम टी.एस. एलियट को थोड़ा जानेंगे, फिर समझेंगे कि उनके हिसाब से कविता इमोशन है या साइंस, कवि का दिमाग काम कैसे करता है, परंपरा का क्या रोल है और इन सब चीजों का साहित्य पर क्या असर पड़ा। तो शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसने 20वीं सदी की सोच को हिला कर रख दिया, टी.एस. एलियट। उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 1888 में अमेरिका में जन्मे, हार्वर्ड से पढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने संस्कृत और पाली भी सीखी। लेकिन फिर 1915 में वो लंदन चले गए और वहीं के होकर रह गए। पहले टीचर, फिर बैंक क्लर्क और फिर 1922 में आई उनकी वो कालजयी कविता द वेस्टलैंड, और आखिर में 1948 में उन्हें मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। मतलब एक एकेडमिक से लेकर लिटरेचर के शिखर तक का सफर। तो सवाल ये है कि एलियट ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना रेवोल्यूशनरी था। असल में ये समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब कविता का मतलब कुछ और ही था, एक ऐसा मतलब जिसके एलियट बिल्कुल खिलाफ थे। ये देखिए, वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता तो बस दिल की आवाज है, जो भी पावरफुल फीलिंग्स है वो बस स्पॉन्टेनियस तरीके से कागज पर उतर आती है। सारा का सारा फोकस कवि पर, उसकी भावनाओं पर, उसके मैं पर होता था। और फिर आए एलियट। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। जहां रोमांटिक कहते थे कविता सब्जेक्टिव है, एलियट ने कहा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। वो कहते थे ये स्पॉन्टेनियस इमोशन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, कविता अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उससे भागने का, उससे बचने का एक जरिया है। ये उनकी सबसे फेमस लाइनों में से एक है। कविता भावनाओं को खुला छोड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है, पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करना नहीं बल्कि उससे एस्केप करना है। दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, भला ये कैसे मुमकिन है? कोई अपनी भावनाओं के बिना, अपने व्यक्तित्व के बिना कुछ बना कैसे सकता है? इसी सवाल का जवाब एलियट ने कमाल की साइंटिफिक एनालॉजी, एक वैज्ञानिक उदाहरण के साथ दिया। उन्होंने कहा, जरा एक केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये दोनों मिलकर कुछ नहीं बनाएंगे जब तक कि आप उनमें प्लैटिनम का एक टुकड़ा ना डाल दें। प्लैटिनम की मौजूदगी में ये दोनों मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। पर सबसे मजेदार बात क्या है? रिएक्शन के बाद भी वो प्लैटिनम का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। एलियट के अनुसार कवि का दिमाग बिल्कुल उसी प्लैटिनम की तरह है, एक कैटलिस्ट। वो अपने अनुभव, अपनी भावनाएं लेता है और उन्हें मिलाकर एक नई चीज यानी कविता बना देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद उस कविता का हिस्सा नहीं बनता। और इसी कॉन्सेप्ट को एलियट ने नाम दिया इम्पर्सनैलिटी या निर्वैयक्तिकता। ये उनके पूरे सिद्धांत का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। मतलब सीधा है, आर्टिस्ट जरूरी नहीं है, आर्ट जरूरी है। कला हमेशा कलाकार से बड़ी होती है। ये बात इस कोट से और भी साफ हो जाती है कि जो इंसान दुख झेल रहा है और जो कलाकार रचना कर रहा है, वो दो अलग अलग सत्ताएं हैं। कलाकार का काम अपने दुख को जस का तस परोसना नहीं है, बल्कि उसे एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके कुछ यूनिवर्सल बनाना है। तो ठीक है, अगर कवि की पर्सनालिटी को हटा दें तो फिर कविता को गाइड कौन करेगा? क्या कोई भी कुछ भी लिख सकता है? एलियट के पास इसका भी जवाब था, और वो जवाब था परंपरा। एलियट का कहना था कि एक कवि को हवा में नहीं लिखना चाहिए, उसे एक हिस्टोरिकल सेंस होना चाहिए। मतलब उसे होमर से लेकर अपने समय तक के सारे साहित्य की गहरी समझ होनी चाहिए। वो अकेला नहीं है, वो एक लंबी चलती आ रही परंपरा का हिस्सा है, और उसकी असली प्रतिभा इसी में है कि वो उस परंपरा को समझते हुए उसमें अपना कुछ नया योगदान दे। और इसी वजह से वो उन आलोचकों से चिढ़ते थे जो कविता को छोड़कर कवि के पीछे पड़ जाते थे कि उसकी जिंदगी कैसी थी, उसके विचार क्या थे। एलियट के लिए ये सब इर्रेलेवेंट था। असली आलोचना और सराहना हमेशा कविता की होनी चाहिए, कवि की नहीं। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि गाय किस खूंटे से बंधी है? जरूरी तो ये है कि वो दूध देती है। यहाँ दूध का मतलब है कविता और खूंटा है कवि की विचारधारा या उसकी पर्सनल लाइफ। फोकस दूध पर होना चाहिए, खूंटे पर नहीं।
यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कविता में कवि की अपनी भावनाएं हैं ही नहीं, तो फिर उसे पढ़कर हमें भावनाएं महसूस कैसे होती हैं? हाउ डज दैट वर्क? इसके लिए एलियट ने एक और थियोरी दी, ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। सुनने में भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे इमोशंस को बताते नहीं, बल्कि आप ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन या घटनाओं की चेन दिखाते हैं जो अपने आप वो इमोशन पैदा कर दे। जैसे ये कहने की बजाय कि वो दुखी था, आप दिखाइए कि वो ठंडी बारिश में सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। ये जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, यही उस दुख की भावना को ट्रिगर करेंगी। शो डोंट टेल, बस यही है ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। तो इन सब विचारों को अगर हम एक साथ देखें, इम्पर्सनैलिटी, ट्रेडिशन, ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव, तो इनका असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा था। इन्होंने पूरे 20वीं सदी के लिटरेचर का नक्शा ही बदल दिया। उनके योगदान को हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। उन्होंने फोकस को कवि से हटाकर कविता पर ला दिया। उन्होंने कहा कि कविता कोई भावनाओं का बहाव नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक काम है। उन्होंने परंपरा के महत्व को समझाया और उन्होंने क्रिटिसिज्म को निर्वैयक्तिकता और वस्तुपरक सादृश्य जैसे नए टूल्स दिए। मतलब उन्होंने रोमांटिसिज्म का जो सेल्फ एक्सप्रेशन वाला बोलबाला था, उसे सीधी चुनौती दी और कविता को एक क्राफ्ट, एक हुनर के तौर पर स्थापित किया। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या वाकई महान कला हमेशा पर्सनल फीलिंग्स से भागकर ही बनती है? क्या कलाकार और उसकी कला को अलग करके देखने से आर्ट ज्यादा पावरफुल हो जाती है, या फिर हम उसमें से कुछ बेहद इंसानी चीज खो देते हैं? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि एलियट के सिद्धांत आज इतने सालों बाद भी इतने रेलेवेंट और बहस का मुद्दा बने हुए हैं।